हाय वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। अब हम एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। इस वाले पार्ट में ये लास्ट पार्ट होगा क्योंकि सिर्फ 9 और क्वेश्चन रह गए और इसके बाद एक्सरसाइज 18.2 जो कि आर डी शर्मा 2020 एडिशन का एक्सरसाइज है इनडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर की। और अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो वो 19.2 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 हम शुरू कर रहे हैं और इसमें सारे फॉर्मूले पहले बहुत सारे यूज हो चुके हैं और इस एक्सरसाइज में सिर्फ आखिरी के 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं थोड़े से डिफरेंट है। अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें बताई जा चुकी हैं और सॉल्व की जा चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कह रहा है कि ये एक एक्सप्रेशन है और नीचे एक टर्म है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा क्या देखा जाता है कि जो डिनोमिनेटर है वो उस डिनोमिनेटर का अगर सिंगुलर है यानी मोनोमियल टर्म है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं न्यूमरेटर पे और वहां से सिंप्लीफाई करना आसान होता है। फर्स्ट स्टेप यही होता है और ये उसी फर्स्ट स्टेप में लाई करता है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे लिए इंटीग्रल, ये हो जाएगा x³/2x²। मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 को ना एक्जैक्टली बाहर ले रहा हूँ क्योंकि वो सभी पर आएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं 1/2 को यहाँ पे लिख ले रहा हूँ एंड एवरीथिंग इज नाउ इनसाइड इट। तो बेसिकली मैंने 2 को बाहर पुल कर लिया है और अब मैं सेपरेशन भी कर रहा हूँ साथ ही साथ। तो ये हो जाएगा 3x² समझिएगा कि मैं सिर्फ 2 को पहले बाहर लिख चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x/2 x²। इसके बाद होगा -7/x² प्लस x²a⁴x/x²। और ये पूरा इंटीग्रल हो रहा है तो dx बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हाफ को तो लिखते चलना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x क्योंकि पावर 3 ऊपर है और नीचे पावर 2 है। बहुत ईजी है, ये तो आपको पता ही होगा, इतना समझाने की जरूरत नहीं होती मुझे लगता। 5/x, तो x एक x नीचे कैंसिल हो रहा है, -7/x² और ये हो जाएगा, मैं 7/x² को 7x⁻⁻2 लिख रहा हूँ। आप समझदार हो क्यों, क्योंकि x⁻n का फॉर्मूला लगाना है तो n ऊपर रहता है तो अच्छा रहता है। और ये हो जाएगा a⁻x और पूरा जो है ये इंटीग्रल हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब हम इसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आएगा x-3 प्लस ये लिखा हुआ है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और वो ये है कि इंटीग्रल जब हम करेंगे इसमें तो ये आएगा x² x⁻n का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि x⁻n का इंटीग्रल होता है x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, ये x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पे -3x, आपको पता है 1/x का नेचुरल लॉग ऑफ x होता है तो लॉग e बेस पे होता है, तो log ऑफ x⁻e माइनस यहाँ पे पावर -2 है तो -2 + 1 करेंगे तो -1 अपॉन -1 आएगा। और a⁻x का होता है a⁻x अपॉन लॉग ऑफ नेचुरल लॉग होता है इसमें यहाँ पे भी बेस e पे। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म आएगा। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। याद रखिएगा ये पूरा ब्रैकेट में लिख देते हैं और यहाँ प्लस सी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर हाफ उसमें मल्टीप्लाई भी होता तो भी वो एक कांस्टेंट टर्म ही होता। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक सी को ब्रैकेट में लगा लो या बाहर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हो जाएगा हाफ, ब्रैकेट्स में आएगा x²/2। सिंप्लीफाई करके एक टर्म लिखना था इसीलिए उसको कॉपी करना पड़ रहा है, 5 log x⁻e माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 1/x बन जाएगा क्योंकि x⁻−1 है, प्लस a⁻x अपॉन लॉग ऑफ a⁻c और प्लस कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे बन जाएगा आंसर। ठीक है, मुझे लगता है समझ गए होंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन नंबर 41 लग नहीं रहा है कि क्वेश्चन नंबर 41 है, लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 या 5 कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया है, बहुत बार किया है और मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी है कि हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए 1 + cos2θ आप लगा सकते थे लेकिन ऊपर cos2x टाइप का सिचुएशन नहीं है, cos2θ टाइप का सिचुएशन अच्छा नहीं है, यहाँ पे कोई यूज नहीं कर सकते इसका। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें याद है क्या करते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसके कॉन्जुगेट 1 - cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा cos ऑफ x ब्रैकेट में 1 - cos ऑफ x अपॉन 1 + cos ऑफ x इन ब्रैकेट 1 - cos ऑफ x और ये हो जाएगा dx। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो न्यूमरेटर हो जाएगा cos x माइनस cos²x और यहाँ पे आएगा 1 + cos x इंटू 1 - cos x, a + b इंटू a - b, a² - b²। तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, dx। ऐसा करने से हो जाएगा cos ऑफ x माइनस cos²x
होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। वहीं पहुंच गए जहां से हमेशा मैंने बोला है सोचना शुरू करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में एक मोनोमियल है तो सेपरेशन करने से वो सॉल्व हो जाता है जनरली। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx इंटीग्रल में। अब याद रखिएगा, फिर से सिंप्लीफाई कर रहे हो अभी भी, तो ये होगा cos बाय साइन होता है cot ऑफ x, 1 बाय साइन एक बच जाएगा, बिल्कुल समझ रहे हो आप, दो साइन है, साइन इंटू साइन लिखा हुआ है, तो एक cos अपॉन साइन cot बन जाएगा, दूसरा कोसेक बन जाएगा, माइनस cos बाय साइन होता है cot ऑफ स्क्वायर एक्स। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके पीछे कारण ये है कि cot स्क्वायर किसी का डिफरेंशियल नहीं होता, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कोसेक स्क्वायर वाले रिलेशन में लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cot ऑफ x इंटू कोसेक एक्स। याद है आपको क्या होती थी रिलेशन, मैं लिख देता हूं एक बार, वो होती थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एक्स लिख लिया हूं। तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो याद रखिएगा माइनस लगा हुआ है, तो मैं इस पूरे माइनस को या तो रिप्लेस कर सकता हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। मैं इस तरह लिख दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, अनलेस अदरवाइज मैं साइन चेंज करके लिख देता, पर आप समझ रहे हो मैंने क्या किया, बस कॉट स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स, अभी भी इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मुझे सिंप्लीफाई करना बचा है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस बन जाएगा +1 dx। अब हम क्या कर लिखेंगे, कॉट ऑफ एक्स इंटू कोसेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कोसेक, कोसेक इंटू कॉट कब आता है, सॉरी इंटीग्रल का साइन नहीं रहेगा, हम इंटीग्रेट करने ही जा रहे हैं क्योंकि, तो कब आता है इंटीग्रल का, वो कब आता है कोसेक इंटू कॉट, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं कोसेक एक्स को। तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि माइनस कोसेक कॉट आता है, तो माइनस भी आएगा यहाँ पे, माइनस कोसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशियल होता है, कॉट का, लेकिन निगेटिव भी आता है, तो वो यहाँ पे आएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो वहां माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, +1 का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म, बस अब साइन चेंज करना है मुझे, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस सी। काफी इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है ये तो मतलब बस आपको फॉर्मूला, मैंने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है बाय द वे, किसी और नंबर एक्सरसाइज किसी पार्ट में सॉल्व किया होगा इसी सीरीज के, तो आप उसको भी देख सकते हो। नहीं, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको फॉर्मूले पता है तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी, पर अगर फॉर्मूले नहीं पता है तो नहीं होगी, बस डायरेक्ट है ये, है ना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अगेन मैंने पहले भी बोला था कि इस सिचुएशन में आप जब भी फंस जाएं आप रैशनलाइज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वो नहीं करूंगा, मैं बल्कि cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। याद है आपको क्या एक फॉर्मूला था कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद आया आपको, तो हमें क्या करना है, हमें यही सेम चीज करनी है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो x बाई 2 हो जाएगा। याद रखिएगा x बाई 2 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा होता है तो थीटा आता है, तो यहाँ पे x है तो उसका आधा आता है, उसका हाफ आएगा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, साइन बाई कॉस बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि tan स्क्वायर जो होता है वो किसी भी का भी डिफरेंशियल नहीं आ सकता, तो बेसिकली उसे हमें सीकेंट स्क्वायर वाले रिलेशन में चेंज करना है। वो क्या था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। सही बात है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता था, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता था। तो मैं tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 का इंटीग्रल, ठीक है। याद रखिएगा मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिखा है, अभी भी dx इंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan, तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। याद रखिएगा यहाँ पे tan, यहाँ डी थीटा भी रहेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे tan x/2 आएगा, लेकिन क्योंकि ये a है 1/2 है साथ में मल्टीप्लाई, क्योंकि जब x के साथ 1 कोफिशिएंट होता है तब नॉर्मली tan हो जाता, पर क्योंकि 1/2 है तो डिवाइड बाय 1/2 भी होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं इंटीग्रल फंक्शन ऑफ f डैश ax है
तो उसका होता है एफ ऑफ ए एक्स, जो भी उसका इंटीग्रल है, अपॉन ए बी आता है, ठीक है। बेसिकली ए एक्स प्लस बी के लिए होता है ये, पर मैं बी लाना नहीं चाह रहा हूँ अभी, ऐसे समझिए। तो बाय ए बी होता है, ठीक है। तो ये बाय डिवाइड में ए बी आता है, -1 का इंटीग्रल होगा एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म। ये फाइनल आंसर मेरे बस आ गया है। डिवाइड बाय 2 है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अब तो रट गया होगा। तो 2 tan x/2 आएगा -x प्लस, सिंपल है, समझ गए आप। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूले लग रहे हैं। मुझे तो लगता है कि लास्ट वाले पार्ट में तो बिल्कुल ही बकवास क्वेश्चन है। जनरली लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे आखिरी क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्ट होते जाते हैं। आर डी शर्मा में ऐसा कोई रूल नहीं है। आर डी शर्मा की किताब में आपको लगेगा कुछ भी रैंडमली कहीं भी इजी टफ मिक्स होता है, तो ये तो कोई टफ नहीं लग रहा है मुझे कहीं से भी, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ ये सोचे कि वो लेंदी है इसलिए टफ है, तो दैट्स नॉट अ गुड पैरामीटर, ठीक है। इट शुड बी एटलीस्ट इससे अच्छे अपने क्वेश्चन पिछले पार्ट्स में किए। इसमें देखिए इंटीग्रेट करने के लिए आपको सभी को पहले स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल के फॉर्मूले अवेलेबल हैं उनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स का तो इंटीग्रल पता है, तो मैं लिख सकता हूं। कॉस एक्स का भी पता है, तो मैं लिख देता हूं, मतलब लिख देता हूं, मतलब इंटीग्रल नहीं लिख रहा हूं मैं, बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, मुझे पता है वो tan का डिफरेंशियल होता है, तो इसका इंटीग्रल पता है मुझे, tan x आएगा। ये आएगा 6 कोसेक स्क्वायर, तो इसका भी इंटीग्रल पता है। इसके बाद आएगा tan स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल मुझे नहीं पता, तो मुझे इसे लिखना पड़ेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, और कॉट स्क्वायर एक्स में आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स +1 हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसा क्यों हुआ, मैं लिख देता हूं, जनरली आपको कंफ्यूजन हो सकता है इस चीज पे, कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो कोसेक स्क्वायर अगर माइनस कॉट स्क्वायर लिखा है तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यानी 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और वही चीज मैंने यहाँ लिखी है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला लगाने मतलब सिंप्लीफिकेशन है, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट करते हैं, तो क्या आएगा, सभी का सिंप्लीफाई हो जाए, पहले पहले एक और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक और सिंप्लीफाई हो रहा है, इसे कर लेते हैं। तो 5 सीकेंट स्क्वायर एक्स और प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो 6 सीकेंट स्क्वायर एक्स -6 -1 -7 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, फिर -1 dx। यहाँ dx लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है, यहाँ dx लिखना था, ठीक। तो ये हो जाएगा dx। अच्छा अब करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब तो इंटीग्रल स्टैंडर्ड है, साइन एक्स का होता है, हाँ माइनस होता है, भूलिएगा नहीं, माइनस कॉस ऑफ एक्स, कॉस का पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x, और कोसेक क्या होता है, माइनस आता है, बिल्कुल याद रखिएगा, माइनस कॉट ऑफ एक्स आता है, ठीक है। ये बिल्कुल भूलना नहीं है हमें, -1, ठीक, -1 नहीं होगा, सॉरी -x होगा, प्लस एक कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा -3 कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। याद रखिएगा ऐसा क्यों है, क्योंकि cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, पर साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x होता है, ठीक है। इसीलिए इंटीग्रल में अपोजिट साइन सही से जस्टिफाई करिएगा, -4 साइन एक्स प्लस 6 tan ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 7 ऑफ कॉट एक्स -x प्लस c, हो गया सिंप्लीफाइड, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं मतलब टफ नहीं लगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये टफ नहीं लगना चाहिए आपको, है ना। और मैं तो अभी भी सलाह दूंगा कि पीछे वाले पार्ट्स कर लीजिए, देख लीजिए एक बार वीडियो सुन के भी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन 45 से थोड़ी चीजें बदल गई हैं। अब क्या है कि इसमें आपको पहले इंटीग्रेट करना है, और एक वैल्यू दे दी गई है फंक्शन की किसी एक x के इनपुट पे, तो x यानी कि जो वेरिएबल है आपका, उसके एक वैल्यू के लिए एक फंक्शन की वैल्यू पता है, एक इनपुट वैल्यू के लिए एक फंक्शन की आउटपुट वैल्यू पता है। तो हमें क्या करना है, उस फंक्शन की एग्जैक्ट फॉर्म निकालनी है। मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, आपको बताया गया होगा कि प्लस कांस्टेंट का मतलब होता है ग्राफ कहीं भी वेरी कर सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है जो जनरली यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, कि x का जो आपका इंटीग्रल है वो बेसिकली है x² 2 + c, तो ये c कुछ भी हो सकता था, तो बेसिकली ये है तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ही। अगर f' x करते, लेट सपोज
अगर एफ डैश एक्स एक्स था तो उसका इंटीग्रल क्या होता, फंक्शन होता, वो फंक्शन क्या होता इसका इंटीग्रल एक्स का। लेकिन ये तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये तो पैराबोलिक है, करेक्ट ना। तो अब क्या होगा कि ये पैराबोला शिफ्ट कर सकता है, बस ये पैराबोला क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है ना। एक्स की निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वाई की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेंगी, तो बेसिकली हमें एक्स की निगेटिव या पॉजिटिव रखें तो एक अपवर्ड पैराबोला का सिचुएशन है। अब हो क्या रहा है कि ये तो ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकता है ऐसे पूरी वाई एक्सिस में। तो कांस्टेंट जो टर्म है वो अगर आपको फिक्स पता लग जाए तो वो आपको एग्जैक्ट कर्व पता लग जाता है। तो वो तभी पता लग सकता है जब वो एग्जैक्ट कर्व की कोई पासिंग वैल्यू पता हो। क्या पता हो, कोई पासिंग वैल्यू पता हो। तो कहने का मतलब है कि ये कर्व तो कहीं भी एग्जिट कर सकता था, कहीं भी हो सकता था, ठीक है। तो मुझे एक पासिंग वैल्यू चाहिए कि पासिंग वैल्यू क्या है। अब वो सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपवर्ड पैराबोला एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसी पासिंग वैल्यू के लिए साथ सी की एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसे करने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन लिखना पड़ता है नाउ। तो गिवन क्या है, एफ डैश एक्स पता है, एक्स माइनस 1/x²। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड का इंटीग्रल करना है। तो एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 1/x² dx। इस तरह के क्वेश्चन में यही करते हैं। इसका इंटीग्रल एफ एक्स हो जाएगा, एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव था तो एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं या प्रिमिटिव। तो एफ एक्स आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स होगा x²/2 और ये पावर -2 है, याद रखिएगा। 1/x² का बेसिकली मतलब है पावर -2 है। तो -2 + 1 करेंगे तो -1/-1 आएगा, प्लस एक कांस्टेंट टर्म आएगा। मैं इसको पहले स्टैंडर्ड तरीके से लिख देता हूं, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है अदरवाइज। माइनस माइनस प्लस 1/x, याद रखिएगा क्या हुआ है, समझिएगा। ये माइनस प्लस बन गया है और x टू द पावर -1 1/x है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म। अब हमें क्या करना है, f(1) की वैल्यू है 1/2, तो हमें x की वैल्यू 1 रखनी है, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो x की जगह 1 है, तो गिवन है, एक सेकेंड, तो हमें पता है गिवन f(1) की वैल्यू निकालनी है। तो f(1) की वैल्यू हमें पता है क्या दी गई है, 1/2 दी गई है, दिस इज गिवन। सो दिस इंप्लाइज 1/2, यानी कि f(1) जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे f(1) आएगा, यहीं पे तो f(1) आएगा, है ना। तो x की जगह आपने क्या रखा 1, तो f(1) क्या है 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 1/1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, ये 1/2 कट जाएगा, तो बेसिकली c की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और 1 बचेगा, तो ये आएगा c + 1 0 ना, ठीक है। तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमें क्या निकालना था, हमें फंक्शन निकालना था एग्जैक्टली, तो वो हमारा आएगा x²। तो मैं एग्जैक्ट फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ बस। तो हमारा एफ एक्स है x²/2 प्लस 1/x प्लस सी का वैल्यू क्या आया था -1। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। समझ गए क्या किया, पहले मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसकी वो वैल्यू रखी है x की जिसके लिए मुझे आउटपुट वैल्यू पता थी फंक्शन की, और उसको इक्वेट करके क्या निकाला, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब इसी तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन और बचेंगे, 4 नहीं 5 और होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इफ f डैश एक्स गिवन है, f(1) दिया है, f(2) दिया है, फाइंड f(x) दिया हुआ। तो f डैश एक्स क्या है, x + b है। अच्छा ये बड़ा अजीब है कि एक फंक्शन क्यों दिया है, a होना चाहिए था, 2 वैल्यू का मैं क्या करूंगा। ओ एक कांस्टेंट तो ये भी है, 2 अननोन हो गए हैं, हाँ अब सही बात है, अब सही है। तो f डैश एक्स का इंटीग्रल, f डैश एक्स का इंटीग्रल क्या है, यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे, dx है। तो इंटीग्रल x + b dx, सही है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, f(x) इक्वल्स टू x का इंटीग्रल क्या होता है, x²/2, b का इंटीग्रल क्या होगा, bx, पर एक साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यार समझिए बात को यहाँ पे ध्यान से, कि अगर मुझे एक वैल्यू दी गई होती इनपुट की और आउटपुट की, तो मैं नहीं सॉल्व कर पाता दोनों वेरिएबल को, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए मैथ्स के अकॉर्डिंगली। अगर आपको एक यूनिक वैल्यू निकालनी है तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं, सॉरी 2 इक्वेशन के लिए, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, f(1) रखना पड़ेगा। तो हमें पता है at x = 1 f(x) = 5। यही तो मतलब है कि जब हम 1 रखते हैं तो f फंक्शन जो है 5 हो जाता है। तो यानी मैं रखूंगा फंक्शन 5 के बराबर हो जाता है, कब, जब x की जगह हम 1 रखते हैं। इससे मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी,
and that equation will be b plus c is equals to 5 minus half, so it will be 9/2. That's my equation number 1. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मुझे बोला गया है एक और कि f of 2 रखते हैं तो 13 हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसको करना। एट x इक्वल्स टू 2 f of x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। तो यानी कि अब 13 बराबर हो जाएगा, मैं x की जगह 2 रख रहा हूं, याद रखिएगा। तो फंक्शन देख लेते हैं, x स्क्वायर बाई 2 था, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस bx, तो b इंटू 2 प्लस c। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आएगा, 13 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा 11। तो यानी कि 11 बराबर होगा 2b प्लस c के, और मैं कह सकता हूं कि 2b प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई है, 11 हो गई है। दैट्स माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है, मैं दोनों इक्वेशन को पहले लिख रहा हूं और उसके बाद में आगे बात करूंगा। तो मैंने दोनों इक्वेशन में यहाँ पे ब्लू कलर से लिख देता हूं। एक है b प्लस सी इज इक्वल्स टू 9/2 और दूसरी इक्वेशन है 2b प्लस सी इक्वल्स टू 11। अब मुझे लगता है बहुत ईजी है ये, बहुत ही ज्यादा ईजी सवाल है। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2b माइनस बी इक्वल्स टू सी सी कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 9/2 जो आएगा, इससे बी ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 22 माइनस 9, 13 होते हैं, 13 और 9 22 होते हैं ना, सही है। तो 22 माइनस 9 13/2, दैट्स माई बी। सी की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में रख देते हैं। अब ये तो बहुत ईजी है, ये तो ग्रेड 10 का बच्चा कर लेता है, आप तो 12th के हो। तो 13/2 प्लस सी, दिस इंप्लाइज 13/2 प्लस सी इज 9/2, और what I can say is c is 9/2 minus 13/2, which is nothing but minus 4/2, because denominator is same, so just subtract the numerators। 9 में से 13 गया तो -4 बटे -2। सो b और c की वैल्यू पता लग गई है, तो हमें फंक्शन निकालना था, तो फंक्शन में यहाँ लिख देता हूँ फिर से ग्रीन कलर में। तो व्हाट इज द फंक्शन फॉर अस, इट इज x स्क्वायर बाई 2 b ऑफ x। तो b की वैल्यू क्या आई थी हमारे लिए, b की वैल्यू आई थी, कहाँ गई b की वैल्यू, 13/2, और c की वैल्यू -2। तो b की वैल्यू है 13/2, तो b की वैल्यू है 13/2 टाइम्स x, c की वैल्यू -2। दैट्स द आंसर। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है अब समझ रहे हैं कैसे इसको क्वेश्चंस को करना है हमें। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और इंटीग्रेट तो मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस का करवाया जा रहा है जिनका कुछ कठिन फॉर्मूला भी नहीं है, बस इंटीग्रेट करना है, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है। मतलब अगर किसी को मैं ये दे दूं बच्चे को 10th के, तो वो भी कर देगा इसको सॉल्व, क्योंकि उसको भी पॉलिनोमियल पता है क्या होता है, ये भी पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अब बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एफ डैश एक्स, मैंने आपको फिर से दे दिया, अच्छी बात है भाई, दे दिया। तो एफ डैश एक्स क्या है, इट इज 8x³ माइनस 2x। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, तो एफ डैश एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल 8x³ माइनस 2x dx के। इंटीग्रेट आपको करने आता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 8x⁴ डिवाइड बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट टर्म। अब की बार सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, सही बात है। और अगर ऐसा है तो मुझे x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 8 मिलती है, इनपुट रखने पे 2, आउटपुट 8 मिलता है, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2, एफ एक्स इज 8, सो 8 इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज 2, सो 2⁴। मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, सॉरी, आई शुड डू दैट बिफोर दिस। एक सेकेंड, मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं, अननेसेसरी क्लटरिंग हो रही है वरना। तो ये हो जाएगा 2x⁴। ठीक है, तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 8 मिलती है। चलिए रखते हैं, तो नाउ एट x इक्वल्स टू 2, f ऑफ x इक्वल्स टू 8, दिस इंप्लाइज 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2⁴ माइनस 2 स्क्वायर प्लस c। सो 8 इज इक्वल्स टू 2⁵ हो जाएगा, जो कि होता है 32 माइनस 4 प्लस c। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 32, 32 में से 4 गए तो 28, में से 8 गए तो माइनस का आ जाएगा 10। सो c की वैल्यू क्या आ गई, -10। c की वैल्यू क्या आ गई, -20, क्या बोल गया मैं, आई एम सॉरी,
28 हुआ था ना, 18 नहीं था, मैं भूल गया, सॉरी। तो -20, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें लिखना है फाइनल आंसर। तो मेरा फाइनल आंसर होगा fx इक्वल्स टू वो वही लिखना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। fx इक्वल्स टू यहाँ रखेंगे 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20। अब क्या ही बोलूं मैं, मतलब कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, मतलब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसमें क्या टीचर एक्सप्लेन करेगा इसमें आपको, वो 2 लाइन के इंटीग्रल है, इससे कठिन तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कर चुका हूँ, बहुत कठिन इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुका हूँ। नेक्स्ट करते हैं, इफ f डैश x इज इक्वल्स टू दिस, f डैश 0 पता है, f ऑफ 0 पता है, f ऑफ पाई बाई 2 पता है, फाइंड fx। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले आपको पता है f डैश x, तो इसका इंटीग्रल करेंगे ना, तो पहले लिख लेता हूं मैं इसे। याद रखिएगा आपकी बार भी इस बार क्योंकि 2 वेरिएबल ऑलरेडी हैं a और b, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया सॉल्विंग। 2 वेरिएबल ऑलरेडी पता है और एक आएगा जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो टोटल 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो f डैश x क्या दिया है, a sin x प्लस b cos x, करेक्ट। मुझे क्या करना है, दोनों साइड का इंटीग्रल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की बार, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिगर एक्सप्रेशन टू राइट अगेन। तो ये हो जाएगा f ऑफ x साइन एक्स का याद रखिएगा माइनस कॉस एक्स होता है, हम कई बार भूल जाते हैं, जल्दीबाजी में कॉस लिखते हैं, नहीं करनी है गलती। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, कॉस का पॉजिटिव होता है, b साइन एक्स प्लस सी। अब आपको ये क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। तो चलिए पहले f डैश, और ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे f डैश लिखा हुआ है। तो अगर f डैश लिखा हुआ है तो आपको पहले डैश में रखना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन वहां से आएगी, उसको मैं बाद में करता हूं। पहले मैं f ऑफ 03 बोल रहा है, तो f ऑफ 03 है, f ऑफ 0 क्या है, 3 है, तो मैं x की जगह 0 रख रहा हूं, तो ये आएगा 8 इंटू माइनस कॉस 0 प्लस b, सॉरी इस कलर से नहीं लिखना चाहिए था मुझे, आई एम सॉरी। तो a माइनस कॉस 0 प्लस b साइन 0 प्लस c इक्वल्स टू 3। सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस 0 1 होता है, माइनस a साइन 0 0 होता है, गायब हो जाएगा पूरा, माइनस a प्लस c इज 3। दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन, आई हैव गॉट 1 इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आएगी कि f ऑफ पाई बाई 2 5 है। चलिए करते हैं इसको, f ऑफ पाई बाई 2 5 है, तो रखते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस कॉस एक्स पाई बाई 2 है आपकी बार, प्लस b साइन एक्स साइन ऑफ पाई बाई 2, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं, प्लस c इक्वल्स टू 5, क्योंकि आपकी बार 5 है ना। कॉस 90 0 हो जाता है तो आपकी बार a गायब हो जाएगा, यहां साइन 91 होता है तो b आएगा, तो b प्लस c की वैल्यू आ गई 5। दैट्स माय सेकेंड इक्वेशन। एक और इक्वेशन आनी है, और वो इक्वेशन कहां से आएगी, जब आपको f डैश 0 यानी अब की बार f डैश x के x में 0 रखना है, fx में नहीं, यहां पे यही बस ध्यान देना था, है ना। तो f डैश 0 कितना है, 4 है, तो मैं एक इक्वेशन यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि आई जस्ट वांट टू शो यू, देन आई विल राइट इट अगेन। तो f डैश 0 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब नहीं सॉरी 4 दिया हुआ है, आई एम सॉरी, f डैश 0 4 दिया है, तो यहां 0 रखेंगे तो आएगा a साइन 0 प्लस b कॉस 0 इक्वल्स टू 4। यहां से साइन 0 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ b, क्योंकि cos 0 1 है, तो b की वैल्यू 4 आ गई, इसीलिए यहीं रख दिया। अगर b की वैल्यू 4 आ गई, अगर b की वैल्यू 4 आ गई, तो इस वाले में चलिए रखते हैं, b की वैल्यू 4 आ गई, सो देयरफॉर b इज 4, वहां से आया हूं मैं, उसको वहां से लिख दिया हूं, ठीक है। तो b की वैल्यू 4 आ गई, तो c की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 5 है यहाँ पे 4 है, तो c वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगर c 1 हो जाएगा तो माइनस a प्लस 1 3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि 3 इधर आएगा, मतलब ये तो आता होगा और ये इधर आएगा, तो 1 माइनस 3 बराबर a हो जाएगा, जो कि -2 है। तो a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1 है। अब मुझे लगता है फाइनल आंसर लिख लोगे, मैं फाइनल आंसर इग्नोर कर रहा हूँ। You just need to put in this expression the correct value of a, b and c. प्लीज अपने आप करिए, अब तो करना चाहिए ना, नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 18.2. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, बाय द वे, आई फील गुड बिकॉज द सेकंड एक्सरसाइज इज आल्सो फिनिशिंग.
this teacher of yours has solved 49 questions. I think you should appreciate that. And you know how can you appreciate that thing? A simple gesture, there it is enabled in the YouTube features. I hope you should do that, isn't it? है ना? 49 questions. I don't think general teachers solve each question. So it's fine. I'm just keeping it कि आपको कभी भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से आके रेफरेंस देख के सुकून से अपना सोल्यूशन कंटिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है. fx की वैल्यू इतनी आसान है, बताइए. उसका हमें इंटीग्रेट करना है, कर देंगे. पहले मैं रूट एक्स को ना अच्छे से लिख रहा हूँ. मैं लिख रहा हूँ एक्स टू द पावर हाफ और इसको लिख रहा हूँ एक्स टू द पावर माइनस हाफ. आई एम कीपिंग माई powers in the top part itself, not actually the variable itself in the numerator stage. So the power has to be properly written. इसको मुझे इंटीग्रेट करना है. लेट मी इंटीग्रेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं. तो fx का इंटीग्रल मुझे नहीं पता क्या है, बस लिखना है मुझे इंटीग्रल. तो मैं i से डिनोट करता हूँ. ये हो जाएगा x टू द पावर हाफ. तो x टू द पावर हाफ प्लस 1, बिल्कुल शुरुआत वाला काम कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ. हाफ प्लस 1 x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म. तो ये हो जाएगा 3/2. डिनोमिनेटर में भी 3/2, यहां पे होगा हाफ और यहां भी होगा हाफ प्लस एक कांस्टेंट टर्म. तो ये क्या हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 1/2 हो जाएगा 2. x टू द पावर हाफ को आप रूट एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन मैं x टू द पावर हाफ लिख के छोड़ दे रहा हूं प्लस एक कांस्टेंट टर्म. दैट्स योर फाइनल आंसर. दैट्स द फाइनल क्वेश्चन, फाइनल आंसर. So this marks the completion of the exercise 18.2 or the 19.2 as per your old edition of the R.D. Sharma book. And I hope कि आपको ये वीडियो सही लग रहे होंगे. And I'm trying my best कि सभी solution दे सकूं. कई बार monotonous हो जाता है. Maths is not that thing कि मैं मजाक करता रहूं फालतू का, and I don't do it. मैं करता हूं, मतलब this is not the correct chapter to do it. There is nothing you can teach, nothing you can do a मजाक. Okay, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा नहीं है. लेकिन आपको लगता है सोल्यूशन से मतलब है अगर, तो वो बहुत ही अच्छे होंगे, वो आपको पसंद आने चाहिए. कई बार मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, तो आप इसको रिकॉल थोड़ा स्पीड स्लो करके देखिए यूट्यूब में, या फिर थोड़ा सा आराम से एक बार 2-3 बार रिपीट कर लीजिए. और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 18.3 पिकअप करेंगे. अगर उसमें कम नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, शायद 19 है, तो उसके 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा. 10-10 एवरेज में लेके सॉल्व कर रहा हूँ. तो आई होप you are learning something good from this channel, and if you are doing it, please do subscribe it. I will see you in the next video.